गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। आज हम भारतीय संविधान के एक दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे। इसका क्या प्रावधान है, क्या विशेषताएं हैं, क्या इसकी प्रकृति है, सभी चीज़ें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए चालू करते हैं हम निर्वाचन आयोग के बारे में। ये एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे किसी न किसी प्रकार से एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं हम। जो निर्वाचन आयोग का प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी सर्वप्रथम वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को, यानी कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 का, उससे एक दिन पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और इसकी प्रकृति के बारे में बात करें, इसका नेचर कैसा है, तो यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका प्रावधान भारतीय संविधान में भी है, इसीलिए इसे हम स्थायी संवैधानिक निकाय बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं गठन के। निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होता है, कौन करता है। तो जो निर्वाचन आयोग होता है, निर्वाचन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा जिसमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। देखो, कोई भी ऐसा निकाय है, कोई भी ऐसी संस्था है, तो उसमें उसका जो मेन हेड होता है वो तो रहता ही रहता है। तो जो चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का हेड होता है उसे हम ये बोलते हैं निर्वाचन आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर। तो राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की, ठीक है। सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त की हम बात करें तो वो थे हमारे सुकुमार सेन, यानी कि 25 जनवरी 1950 को जब निर्वाचन आयोग बना था तो उसके प्रमुख जो आयुक्त थे, निर्वाचन आयुक्त सर्वप्रथम, तो वो थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। ये कई बार प्रश्न में पूछ चुका है। सुकुमार सेन हमारे सबसे पहले भारत के निर्वाचन आयुक्त थे, ठीक है। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सुशील चंद्रा है, ये 24वें निर्वाचन आयुक्त हैं। अगर वर्तमान की बात करें तो कौन है, सुशील चंद्रा है, ये 24वें नंबर के निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा भी अन्य दो निर्वाचन आयुक्त रहते हैं अभी वर्तमान में जो सिस्टम है, ठीक है। तो अन्य दो निर्वाचन आयुक्त, एक तो राजीव कुमार जी हैं और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। एपी पांडे और जो राजीव कुमार है, राजीव कुमार ही उनका नाम है। तो दो ये अन्य निर्वाचन आयुक्त है, और मुख्य रूप से अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो हमारे हैं सुशील चंद्रा, ये 24वें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनके कार्यकाल का, ठीक है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, ठीक है, तो 6 वर्ष का होता है अथवा 65 वर्ष की आयु तक, यानी कि उनकी उम्र मान लो अभी है 50 साल, ठीक है। तो 50 साल है तो इनका कार्यकाल होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 56 साल तक। जब वो 56 साल के हो जाएंगे तो रिटायरमेंट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर मान लो कि यानी कि इनका कार्यकाल आप मोटे मोटे हिसाब से ऐसा समझे कि कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या फिर अगर उनकी उम्र 65 वर्ष पूरी हो जाती है तो बीच में ही कार्यकाल की पदरिक्ति हो जाती है। और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष अथवा, ठीक है, वो 5 वर्ष होता है। जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका भी जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का ही होता है, किंतु 6 वर्ष या अधिकतम आयु उनकी होती है 62, यानी 62 साल के ऊपर हो जाएंगे तो उनकी पदरिक्ति हो जाएगी। तो इनके कार्यकाल के बारे में दो ही चीज़ें हैं, मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका कार्यकाल भी 6 वर्ष ही होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनका भी कार्यकाल 6 साल का ही होता है, लेकिन जो मैक्सिमम एज है वो 62 साल है कि 62 साल तक जो भी पहले हो, ठीक है। ये था इनके कार्यकाल के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके वेतन भत्तों के बारे में। तो लगभग 2.5 लाख यानी 2,50,000 इनका वर्तमान में वेतन देखें तो मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं तो उनके बराबर इनको वेतन दिया जाता है। पहले जो चुनाव आयोग था तो आप लोगों को पता है कि एक सदस्य था। जैसे चुनाव 1993 से पहले की बात करें, ठीक है, यानी कि 1950 में जैसे इसका गठन हुआ चुनाव आयोग का, और 1993 तक जो चुनाव आयोग था वो एक सदस्य थे। मैं कहने का मतलब कि मुख्य चुनाव आयुक्त थे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ही होते थे, अन्य दो सदस्य जो भी वर्तमान में है वो नहीं होते थे, ठीक है, एक सदस्य था। लेकिन 1993, ठीक है, 1993 में इसे क्या बना दिया गया, 3 सदस्य ही बना दिया गया, ठीक है। 1993 में इसे 3 सदस्य ही बना दिया गया था। और बात करें अब हम इसके, हालांकि इसका प्रावधान भी है, ठीक है, इसके प्रावधान के बारे में हम, भारतीय संविधान में इसका प्रावधान भी है, जैसे कि अनुच्छेद 324 से 329 तक इसके अंतर्गत जितने सारे अनुच्छेद आते हैं तो इनमें चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान दिया गया है।
और विशेष रूप से 324 ही महत्वपूर्ण है कि 324 में भारत में एक चुनाव आयोग होगा, है ना, जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। और वो क्या करवाएंगे, हमें तो पता है कि चुनाव आयोग का काम क्या होता है, मुख्य रूप से चुनाव ही करवाना, उसे निष्पक्ष तरीके से मुख्य रूप से निष्पक्ष तरीके से चुनाव को संचालित करना, यही उसका कार्य होता है। तो ये चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं इसके कार्य और शक्तियों के बारे में। जो कार्य होता है मुख्य रूप से आप लोगों को पता होगा, चुनाव तो करवाता ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो कार्य के बारे में मुख्य रूप से आपका पहला कार्य अगर आ रहा है निर्वाचन आयोग का, तो मुख्य कार्य यही हो जाएगा चुनाव करवाना, यानी निष्पक्ष रूप से चुनावों को संचालित करवाना। और जो चुनाव होते हैं, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा। जो चुनावी क्षेत्र होते हैं तो उन सभी क्षेत्रों का परिसीमन करना है, यानी जनसंख्या के अनुपात में बांटना है कि किस वर्ग की किस जनसंख्या, इस वर्ग की विशेष वर्ग की जनसंख्या का अनुपात क्या है, इसका रेशो क्या बनता है। तो परिसीमन मुख्य रूप से चुनाव आयोग ही करता है। और तीसरा इसका मुख्य कार्य हो जाएगा मतदाता सूची तैयार करना। जो वोटर आईडी होता है, जो सूची तैयार होती है, रोस्टर बनकर आता है, वो भी चुनाव आयोग द्वारा ही तैयार किया जाता है। और चौथा अगला कार्य हो जाएगा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे वो क्षेत्रीय दल है या फिर राष्ट्रीय दल के रूप में है, इनको जो मान्यता देता है वो भी हमारा चुनाव आयोग ही देता है। हालांकि उसके लिए कुछ शर्तें भी हैं, हम उन शर्तों के बारे में आगे बात करेंगे कि किसी भी क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय दल में अगर वो मान्यता लेना चाहता है तो उसे किन शर्तों को पूरा करना होगा। वह शर्तें, अगर वो शर्त पूरी हो जाती हैं तो चुनाव आयोग द्वारा उन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि टीएमसी को मिला था, जो तृणमूल कांग्रेस है पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उसे भी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल चुकी है। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे आपसे। अगला महत्वपूर्ण काम हो जाएगा, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह तो देता ही है, और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह भी देता है। यानी कि दलों को मान्यता देने के साथ साथ क्या देता है, चुनाव चिन्ह भी उपलब्ध करवाता है। आप लोगों को पता है, अगर किसी भी दल का कोई भी अपना विशेष दल हो, उसका एक निश्चित चुनाव चिन्ह होता है, वो भी उसे आरक्षित रूप से दिया जाता है कि आपका विशेष रूप से ये चुनाव चिन्ह है। और अगले कार्यों के बारे में देखें तो राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। ठीक है, आचार संहिता जैसे ही कि अभी जो चुनाव होने वाले एक्चुअली विधानसभा के यूपी में अगर बात करें तो मुख्य रूप से लगभग 40 से 45 दिन पहले जो आचार संहिता लागू हो जाती है। ठीक है, आचार संहिता यानी कि आप कहीं भी मुख्य रूप से स्वतंत्र होके गुट नहीं बना के खड़े हो रह सकते, 3 से 4 लोगों की जो भीड़ है आप इकट्ठा नहीं खड़े रह सकते, जो भी आचार संहिता होती है। तो इसे जो तैयार करवाता है वो चुनाव आयोग ही करवाता है, किंतु इसे कहने का मतलब इसे जो संचालित करवाने का काम होता है वो अपने स्टेट का, जैसे कि आप किसी भी स्टेट में हो तो वहाँ के जो आपके डीएम होंगे तो उनका आदेश वो आदेश देते हैं कि आप इन्हें संचालित करवाइए। लेकिन मुख्य रूप से जो सूची ये आचार संहिता तैयार बनवाया जाता है तो ये काम करता है आपका चुनाव आयोग। अब हम बात करते हैं कि कोई भी क्षेत्रीय दल है ना, कोई भी दल है, अगर उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता चाहिए या फिर चुनाव आयोग किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा देता है तो किन आधारों पर देता है, क्या उनके मापदंड होते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि कोई भी राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए किन किन शर्तों को पूरी करना आवश्यक है। ये चुनाव आयोग द्वारा संचालित किए जाते हैं, फिर उनके द्वारा जो भी मान्यता दी जाती है तो क्या क्या उसके मापदंड होने चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला इसका मापदंड है कि कौन कौन सी शर्त है। पहली शर्त हो जाएगी लोकसभा अथवा विधानसभा। ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा के जो चुनाव होते हैं तो उन चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में, ठीक है, चाहे आपकी लोकसभा हो या फिर क्या हो, विधानसभा हो, इन दोनों में अगर चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन के दौरान 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का, ठीक है, कुल डाले गए वैध मतों का, अनवैलिड वोटों को नहीं गिना जाएगा, वैध मतों का 6% प्राप्त करना आवश्यक है। 6% प्राप्त करना आवश्यक है, ये पहली कंडीशन हो जाएगी। अगर आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा चाहिए तो किसी भी पार्टी को, तो लोकसभा अथवा विधानसभा में 4 अथवा अधिक राज्यों, लोकसभा अथवा विधानसभा के जो भी चुनाव होते हैं तो उनमें 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना, ये पहली कंडीशन हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी उसके बारे में देखते हैं। दूसरी कंडीशन हो जाएगी किसी एक राज्य अथवा कई राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उन विधानसभा चुनावों में कम से कम 4 सीटें जीतना आवश्यक है उस दल को। ठीक है, मान लो कोई एक दल है तो पहला वो फॉलो कर लिया, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन के सामने ये आ जाएगी कि एक राज्य अथवा कि एक से कई ज़्यादा राज्य भी हो सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, पाबंदी नहीं है, एक अथवा कई राज्यों में या एक से ज़्यादा राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उन चुनावों में कहने का मतलब कि 4 सीटें जीतना आपको आवश्यक है। 4 सीटें ये आपकी मिनिमम है,
4 से ज़्यादा हो सकती हैं, वो अच्छी बात है, किंतु 4 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कम से कम 4 सीटें जितना आवश्यक है किसी एक राज्य अथवा कई राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे शर्त। जो आपकी तीसरी शर्त है वो है लोकसभा में कम से कम उस पार्टी के 2% सीटें हों। तीसरी शर्त हो जाएगी जो आपकी लोकसभा है इसमें 2% सीटें होनी चाहिए उस पार्टी को। कोई पार्टी, जिस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा चाहिए, तो उस पार्टी के लोकसभा में कितने परसेंट होने चाहिए, यानी कि व्यक्ति होने चाहिए, मेंबर होने चाहिए 2%। 2% सीटें होनी चाहिए और ये सीटें कम से कम, ठीक है, ये मिनिमम बात कर रहा हूँ, कम से कम 3 राज्यों या उससे अधिक राज्यों में हासिल की गई हो, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन ऐसी हो जाएंगी, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर ये तीनों कंडीशन को फॉलो करता है या फिर इसके पात्र होते हैं कोई भी दल, तो उसे चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में दर्जा दे दिया जाता है। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में हुआ था, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, ये जो ममता बनर्जी की पार्टी है पश्चिम बंगाल की, उसे भी राष्ट्रीय दल के रूप में दर्जा दे दिया गया है। हालांकि वर्तमान में देखें तो लगभग 8 ऐसी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है। 8 ऐसे दल है, जैसे आपको पता है, पहला बीजेपी है और दूसरा कांग्रेस है, ठीक है। बीजेपी और कांग्रेस को सभी जानते हैं। अब बात करते हैं एक भारतीय कम्युनिस्ट दल, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट दल ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हंसिया और बाली होता है, हंसिया और बाली। चौथा राष्ट्रीय दल आपका हो जाएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है। इसको आप एनसीपी भी बोल सकते हो, नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हो घड़ी, वो है घड़ी। अगली बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी आईसीपी इसको बोल सकते हो। इसका चुनाव चिन्ह होता है हंसिया, हथौड़ा और तारा यानी सितारा। अगली जो पार्टी है राष्ट्रीय दल के रूप में वो है तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, जो पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी की पार्टी है उसकी हेड हैं, और इसका जो चुनाव चिन्ह है टीएमसी का वो है जोड़ा फूल। और लास्ट जो आपकी राष्ट्रीय दल के रूप में पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है वो है नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि एनपीपी, और इसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक। तो इस प्रकार 8 ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि चुनाव आयोग से संबंधित आपका टॉपिक चल रहा है, तो उसी से संबंधित बात करते हैं ईवीएम की। जो ईवीएम मशीन जिससे आप वोट डालते हो उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन यानी वोटिंग मशीन। तो ईवीएम का जो पहली बार प्रयोग किया गया था वो किया गया था 1982 में, यानी 1982 में किया गया था। और आप अंदाजा लगाओ कहाँ हो सकता है। जो अपना सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है वो है केरल। तो केरल में ही पहली बार ईवीएम का प्रयोग हुआ था सन 1982 यानी 1982 में केरल के पारुल विधानसभा में ईवीएम का प्रयोग हुआ था। उसके बाद 1998 की बात करें, 1998 यानी 6 साल क्या, काफ़ी टाइम के बाद 1998 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के कुछ विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। यानी एमपी, राजस्थान और दिल्ली के कुछ विधानसभा के चुनाव में, जो विधानसभा के चुनाव थे, तो कुछ क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। और साथ ही हम बात करते हैं ईवीएम के साथ वीवीपैट, ठीक है। जो वीवीपैट होता है, आप समझो वीवीपैट। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें मुख्य रूप से इसलिए वीवीपैट की आवश्यकता पड़ी कि जिसमें इसका मुख्य कार्य यही होता है कि आपने किसी भी पार्टी को आपने वोट दिया, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। तो जैसे ही आप ईवीएम की बटन दबाओगे उसके बाद वीवीपैट का काम होता है कि वो अपना काम करे। और इसका काम यही होता है कि आप जिस व्यक्ति को चुनाव यानी कि जिस व्यक्ति को आप वोट दिए हैं, तो तुरंत उसके बाद एक पर्ची निकल के आती है और वो आपके सामने होगी कि हाँ, हमने इस व्यक्ति को वोट दिया है और ये हमारा सही है। तो वीवीपैट यानी मुख्य रूप से आपको संतुष्टि दिलाता है आपके लिए, या फिर पारदर्शिता भी लाता है किसी भी इलेक्शन में। पारदर्शिता मुख्य रूप से इसका काम ही है कि आप उसी उम्मीदवार को आपने दिया है मत जिसको आपने पसंद किया है, जिसने, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि हम ये चेक करें कि हमने जिसको दिया है तो हमारा वोट सही गया है या फिर नहीं गया है। तो इससे कहीं ना कहीं इससे जरूर पारदर्शिता बढ़ी है कि हाँ, वीवीपैट के सामने हमारा सीधे तुरंत निकल के आ जाती है पर्ची कि हमने जिसको वोट दिया है हाँ वही व्यक्ति है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो वीवीपैट भी बहुत ज़रूरी था और कहीं ना कहीं ये ट्रांसपेरेंसी भी इससे किसी भी सिस्टम में ज़रूर आती है और ये ज़रूरी भी था। तो वीवीपैट का जो अगर फुल फॉर्म आ सकता है तो वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल इसका फुल फॉर्म होता है। जो वीवीपैट मशीन है तो इसको मुख्य रूप से भारत की 2 कंपनियों ने विकसित किया है या फिर बनाया है। एक कंपनी के नाम है इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस पहली कंपनी का नाम है। दूसरी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सन 2013 में इसे बनाया था, ठीक है।
2013 में वीवीपैट को बनाया गया था। 2013 के बाद फिर इसे संचालित किया गया था विभिन्न चुनावों में, ईवीएम के साथ उसे कंडक्ट किया गया। और ईवीएम में जैसे ही आप कोई बटन इशू करते हो, दबाते हो, किसी भी को वोट देते हो, उसके तुरंत बाद एक पर्ची निकल के आती है कि हाँ हमने इसको वोट दिया तो हमारी पर्ची आ गई। इससे आपको संतुष्टि भी मिलती है और कहीं ना कहीं सिस्टम में एक ट्रांसपेरेंसी भी आती है। तो वीवीपैट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीवीपैट का आपसे ये पूछ सकता है कि किसने बनाया, तो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया था सन 2013 में। इसका फुल फॉर्म बोल रहा है तो वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल इसका फुल फॉर्म होता है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका वोटर आईडी कार्ड होता है, मतदाता कार्ड होता है वोटर आईडी, तो उसमें फोटो युक्त वोटर आईडी का प्रयोग कब से किया गया था? सन 1993 से ये चालू था। जो आपकी वोटर आईडी होती है तो एक्चुअली पहले इसमें फोटो वाला जो सिस्टम था वो फोटो नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी फिलहाल जो फोटो भी साथ में लगा होता है तो ये सब 1993 में हुआ था। 1993 में और भी सारी चीज़ें कुछ हुई थी। मैंने बताया था आपको क्या हुआ था, जो चुनाव आयोग था वो 1 सदस्य से 3 सदस्य भी बन गया था। तो 1993 से भी चालू किया गया था। और कहीं ना कहीं ये भी एक ट्रांसपेरेंसी या फिर करप्शन को कंट्रोल करने के लिए किया गया था, क्योंकि उसमें क्या होता था कि बहुत सारे जाली वोट भी पड़ जाते थे। आपके पास सिर्फ नाम के बेस पे आप कैसे वोट डाल सकते हो? कोई भी व्यक्ति जा सकता है नाम के बेस पे अपना नाम बोल के डाल सकता है, लेकिन जैसे ही आपने फोटो लगा दिया तो उससे कहीं ना कहीं वोट डालने वाले की पहचान भी हो जाती है कि हाँ वही व्यक्ति वोट दे रहा है जिसकी ये वोटर आईडी है या जो इसके पात्र है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक जालसाजी भी होती थी, चुनाव में फर्जीवाड़ा जो भ्रष्टाचार फैला था, तो कहीं ना कहीं इससे जरूर छुट्टी मिली है, फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसी राहत जरूर मिली है। हालांकि वो भी चीज़ें अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आए दिन आपको पता ही है कि आप देखोगे चाहे गुजरात का इलेक्शन हुआ हो, ठीक है, गुजरात विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उस समय क्या कंडीशन हुई, उसी जो रूरल पार्टी थी जो विपक्ष था कैसा एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप कर रहा था। तो आप समझ सकते हो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि जो ठीक है 1993 से चालू हुई थी आपकी जो फोटो युक्त वोटर आईडी है, तो उसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, मुख्य रूप से इसका कारण क्या था, वो जाली मतदान रोकने के लिए चालू किया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं हैं, उन्हें कुछ ऐसी स्वतंत्रता यानी फ्रीडम दी गई है कि वो अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक कर सके, किसी के दबाव में ना आए। ठीक है, लेकिन फिलहाल हाल की कंडीशन में आप लोग खुद समझदार हो कि ऐसी बात समझ में नहीं आ रही कि कोई स्वतंत्र है या फिर निर्वाचन आयोग खुद स्वतंत्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसे कठपुतली के रूप में मान सकते हो कि जैसे उसे घुमाया जाता है वैसे वो घूमता है। ठीक है, अपने स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकता मुख्य रूप से बोले तो। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ भले ही संविधान ने हमें मान्यता दे दी है, फिर आयोग को ऐसी शक्तियाँ दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है कि वो अपना निर्वहन कर्तव्यों का जो निर्वहन है वो स्वतंत्रता पूर्वक कर सके, लेकिन इसका मुख्य रूप से अगर धरातलीय स्तर पर देखें तो इसका कोई प्रभाव दिखता नहीं लग रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम स्वतंत्रताओं के बारे में। इसकी एक स्वतंत्रता यही है कि एक संवैधानिक संस्था है जिसका निर्माण संविधान ने किया है, ये भी इसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, ये एक स्थायी संवैधानिक यानी आप इसे निरस्त नहीं कर सकते। जैसा आप लोगों को पता होगा योजना आयोग, ये पूर्व में था, अभी वर्तमान में इसका नाम जैसे पड़ा था नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग क्या है, ये स्थायी संवैधानिक संस्थान अथवा निकाय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका संविधान में विवरण नहीं है, ये अलग से जोड़ा गया था, वो संविधान में नहीं जोड़ा गया था, फिर अलग से संशोधन करके जोड़ा गया था। तो कहने का मतलब ये कि इसको कहने का मतलब सरकार ने ऐसे विधेयक लाया और कानून प्रस्ताव पास करके योजना आयोग का नाम दे दिया गया। किंतु ये जो निर्वाचन आयोग है ये मूल रूप से संविधान की ही देन है, क्योंकि संविधान में इसका पूर्ण विवरण है और व्यवस्थित रूप से उसमें बात कही गई है योजना आयोग की। ठीक है, तो पहली स्वतंत्रता ये हो जाएगी। दूसरी स्वतंत्रता की बात करें तो चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होती है, जितने भी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, और तीसरे इसकी स्वतंत्रता की बात करें तो इन्हें हटाने का जो प्रक्रिया है सिर्फ और सिर्फ महाभियोग की ही प्रक्रिया है, क्योंकि इसको आप बेवजह आप ऐसे नहीं हटा सकते। चुनाव आयुक्त जितने भी होते हैं, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो या फिर अन्य, इनको अगर आपको हटाना है तो कहीं ना कहीं जैसा महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है राष्ट्रपति के दौरान, ठीक है, कि उसी प्रक्रिया के आधार पर इनको हटाया जाता है। ऐसा आप नहीं करोगे भैया हमें ये पसंद नहीं है चलो हटो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक व्यवस्थित क्रम होता है, एक व्यवस्थित तरीके से आप उस प्रक्रिया को अपनाओ, उसी प्रक्रिया के तहत आप इसको अगर दोष सिद्ध हो जाते हैं तो फिर हटा सकते हो, इनकी स्वतंत्रता है। ठीक है, अब अगली स्वतंत्रता की बात करें तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा होता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं यानी मेन इलेक्शन कमिश्नर, उनका जो दर्जा दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर है। जैसा कि आपको पता है कि जो उनका वेतन है वो भी 2.5 लाख सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर ही मिलता है। तो जो इनका दर्जा है, स्तर है, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश को नहीं बोल रहा मैं, अन्य न्यायाधीशों की बात कर रहा हूँ, उनके बराबर इन्हें दर्जा दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त को। ठीक है, अब बात करते हैं इनके वेतन और भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये इनकी स्वतंत्रता है। हाँ, वो अपवाद कुछ जरूर हो सकते हैं, जैसा कि
राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए या फिर वित्तीय आपातकाल देश में लागू हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। ना सिर्फ चुनाव आयोग के आयुक्तों के या फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर जितने भी न्यायाधीश हैं, जितने भी बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, तो सभी के वेतन भत्तों में जो भी राष्ट्रपति उचित समझे परिवर्तन या संशोधन कर सकता है, किंतु असंवैधानिक रूप से या फिर अनुपयुक्त रूप से इनके वेतन भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन यानी घटा नहीं सकते, आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो मुख्य रूप से 4 या 5 ऐसी इनकी स्वतंत्रताएं हैं जो जिनके आधार पर इन्हें काम करने का दायित्व सौंपा गया है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी अपने कार्यों का जो दायित्व है, निर्वहन है, स्वतंत्रता पूर्वक कर सके और किसी भी राजनीतिक पार्टी में के दबाव में आए बिना अपने कार्यों का निर्वहन करे। इसी से देश और हम सबकी भलाई है, क्योंकि आप लोग जनता ही चुनती है अपने आने वाले भावी जो भी है, ठीक है। आप कुर्सी देते हो तो वो आपकी बदौलत मिलती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको भी इतना जागरूक बनना होगा। कहीं ना कहीं इसकी मुख्य भूमिका होती है निर्वाचन आयोग की। कहीं ना कहीं देखो, निर्वाचन आयोग अगर इसकी इतनी स्वतंत्रता होती है तो जरूर अपने कार्यों को ईमानदारी पूर्वक करे और अपने जो भी इसके कर्तव्य बनते हैं, जो भी इसका उत्तरदायित्व बनता है, तो बखूबी, हालांकि जो वर्तमान में चल रहा है, ठीक है, हम लोग वो चीज़ें अंदरूनी बात नहीं समझ सकते, लेकिन मुख्य रूप से हमारे सामने जो आता है तो जरूर चीज़ें चल रही हैं और अपने कार्यों का निर्वहन भी कर रहा है। फिर भी इतना बड़ा देश है और कहीं ना कहीं भले ही चुनाव आयोग है, एक स्वतंत्रता दी हुई है कि, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सरकार के पक्ष में भी चीज़ें आ जाती है, फिर सरकार के नियमानुसार भी कार्यवाही करनी पड़ती है, कार्यों को संपादित करना पड़ता है। तो ठीक है, चीज़ें चलती रहती हैं। और जो आपका निर्वाचन आयोग था, निर्वाचन आयोग से संबंधित जो भी इसके अंदर जितने भी सारे फंडामेंटल जो भी चीज़ें आती थी, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। चाहे आप ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन आए तो आप उससे कर सकते हो, या फिर आपका लिखित में कोई क्वेश्चन आ रहा है, लिखना हो तो आप उससे भी बना सकते हो, जैसा कि मैंने बताया है। और पॉइंट फैक्ट टू फैक्ट भी चीज़ें मैंने बताई है कि चाहे कार्य हो, चाहे शक्ति हो, या फिर स्वतंत्रताएं हो, ठीक है। कार्य को आप अपने आधार पर भी ले सकते हो। तो इस प्रकार जो भी सारी चीज़ें हुई हैं, तो इनको आप अपने आधार पे बना भी सकते हो, और जो भी चीज़ें मैंने बताई उसे आप फिर से आप रिवाइज भी कर सकते हो। एक बार समझ में आए तो आप वीडियो दोबारा या पॉज करके आप स्क्रीनशॉट या फिर आप लिख सकते हो। तो निर्वाचन आयोग में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर आपसे रूबरू होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और क्या, जय हिंद।